हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम सब ने देखा था सीड और फ्रूट के बारे में, है ना, कि वो किस टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें। ये सेकेंड चैप्टर यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है और वो है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो हम समझते हैं इस लेक्चर में कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सबसे पहले तो ये समझिए कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं, है ना, इसका पर्पस क्या है ना। तो अगर आप किसी प्लांट का डिजायर्ड वैरायटी इम्प्रूव करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, है ना, तो इसके लिए ये मेथड काफ़ी यूजफुल होता है। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कंबाइंड कैरेक्टर डेवलप करना है। किसी एक प्लांट में आपने देखा कि नहीं, इसमें एक बेहतर कैरेक्टर है, दूसरे प्लांट में एक दूसरा अलग कैरेक्टर है, और आप चाहते हैं कि एक ही प्लांट में वो दोनों बेहतर कैरेक्टर डेवलप हो, है ना। तो इस तरह से कंबाइंड कैरेक्टर को एक ही प्लांट में डेवलप करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं प्लांट के केसेस में, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो इसके हम अलग अलग स्टेप को जानेंगे कि ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म कैसे होता है ना। तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ प्लांट। क्लियर। हम किस टाइप के प्लांट को सिलेक्ट करेंगे ये इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे शुगर केन के केस में, है ना, अगर हम शुगर केन के केस में देखें तो शुगर केन में हम क्या चाहेंगे कि किस टाइप का प्लांट हो। जैसे मान लीजिए उसका स्टेम अगर बहुत थिक है या उसका स्टेम का डायमीटर ज़्यादा है, तो स्टेम का डायमीटर ज़्यादा होने से क्या होगा, उसमें ज़्यादा स्टोरेज फूड मटेरियल हमें मिलेगा, उसका यील्डिंग ज़्यादा होगा, पैदावार ज़्यादा होगा। और अगर उसका स्टेम का हाइट भी ज़्यादा है, तब ये दोनों बहुत बेनिफिटेड कैरेक्टर है। दोनों से ही एक दूसरे को दोनों कैरेक्टर अगर साथ में डेवलप हो जाए एक ही प्लांट के अंदर, कि उसका स्टेम भी लंबा हो और स्टेम का डायमीटर भी ज़्यादा हो, तो हम एक प्लांट से बहुत ज़्यादा यील्डिंग ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के एक ही प्लांट में कई अच्छे कैरेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए या डेवलप करने के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने शुगर केन का दो प्लांट चूज किया। एक प्लांट ऐसा है जिसके स्टेम का हाइट काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा प्लांट ऐसा है जिसके स्टेम का डायमीटर काफ़ी ज़्यादा है ना। और ये दोनों प्लांट को अगर हाइब्रिडाइज्ड करवाएं, यानी कि एक प्लांट के पॉलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचाएं और उससे अगर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हो, तब ये पॉसिबिलिटी बनती है कि नेक्स्ट जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो ऐसा प्लांट प्रोड्यूस्ड हो जाए जिसमें एक ही प्लांट में स्टेम का डायमीटर भी ज़्यादा हो और उसके स्टेम का हाइट भी ज़्यादा हो, है ना। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है हमारा सिलेक्शन ऑफ प्लांट, यानी कि किस टाइप के प्लांट को सिलेक्ट करें। तो सिलेक्ट करते समय प्लांट का हमेशा ध्यान रखना है कि वो कैरेक्टर जो हम अगले प्लांट में डेवलप करना चाहते हैं, है ना, वो प्लांट उसमें, वो कैरेक्टर उस प्लांट के अंदर है या नहीं। जब हम प्लांट को चूज कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्ट करने के लिए के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है कि जिस प्लांट को हम चूज कर रहे हैं उसमें वो कैरेक्टर है या नहीं जो हम नेक्स्ट प्लांट में इम्प्रूव करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। तो उस बेसिस पे हम प्लांट को सिलेक्ट करेंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? तो इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, है ना। रिप्रोडक्टिव यूनिट को रिमूव करना। जैसे मान लीजिए कि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, और बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसका मतलब उसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों है। तो ऐसा होने से क्या होगा, उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हो जाएगा, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होने से उसमें डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं आ सकते या कंबाइंड कैरेक्टर डेवलप नहीं हो सकते, है ना। इसके लिए क्या चाहिए, दो सिलेक्टेड प्लांट के बीच पॉलिनेशन होना चाहिए। और अगर एक ही प्लांट में फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेज है, इसलिए उसमें क्या करना होगा, उसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट को रिमूव करना होगा, है ना। अब किस रिप्रोडक्टिव यूनिट को रिमूव करना है या कैसे रिमूव करना है, इस चीज़ों को समझना है। जैसे मान लीजिए कि ये फ्लावर है ना, और इस फ्लावर में इस तरह से इसके सेंट्रल रीजन में गाइनोशियम है और इस तरह से एंड्रोसियम है ना। तो
यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि ये फीमेल फ्लावर के ऊपर हमें दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन लाना है, दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन को लाना है ना। तो इसमें हमें मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को रिमूव करना होगा। तो रिमूव करना ही क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन। तो अब हमें यह समझना है कि रिमूव करने के लिए क्या मेथड है हमारे पास, किस तरीके से हम रिमूव करेंगे, है ना। तो रिमूव करने के लिए हम सिंपल, अगर फ्लावर बहुत छोटा है तो छोटे सीजर से भी इसको काट कर हम हटा सकते हैं। तो ये तो हो गया अगर फ्लावर बड़ा है तब, फ्लावर का साइज बड़ा है तो छोटे सीजर से भी, कैंची से भी काट कर हम इसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या छोटे इंस्ट्रूमेंट से, टूल्स से इसको काट कर हटा सकते हैं। लेकिन अगर फ्लावर बहुत छोटा है, जैसे अगर धान के केसेस में, पैडी प्लांट में ले तो फ्लावर बहुत छोटा होता है, ऐसे केसेस में हम उसका इमैस्कुलेशन कैसे करेंगे, यानी कि उसके रिप्रोडक्टिव यूनिट को कैसे रिमूव करेंगे, है ना। तो उसको रिमूव करने के लिए कई मेथड होते हैं। जैसे अगर कुछ मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड की बात करें तो एक तो आपने देख लिया सिंपल, उसको कटिंग मेथड से, हैंड से कर देंगे। दूसरा अगर मेथड की बात करें तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट, है ना। ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्या है, देखिए कुछ सर्टेन टेम्परेचर पर अगर हम वाटर को कुछ सर्टेन टेम्परेचर पर हीट करें और हीट करके उसमें अगर हम ये रिप्रोडक्टिव यूनिट को उसमें डुबो दें, तो इसमें क्या होता है कि एंथर और पॉलन ग्रेन, बेसिकली पॉलन ग्रेन जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, लेकिन स्टिग्मा जो है जैसा है उसी कंडीशन में रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये जानकारी होना जरूरी है कि वाटर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, और ये डिफरेंट प्लांट के लिए डिफरेंट होता है। क्लियर है, सारे प्लांट के लिए जो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट सेम टेम्परेचर पर परफॉर्म नहीं होगा, वो प्लांट पे डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट में उस वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जिसमें हम रिप्रोडक्टिव यूनिट को डिप्ट कर रहे हैं, है ना। दूसरा होता है कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट। क्लियर, कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट जिस तरह से ज्यादा टेम्परेचर पॉलन ग्रेन को किल कर सकता है, उसी तरह से कम टेम्परेचर भी पॉलन ग्रेन को किल कर सकता है ना। अगर 0 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया जाए तो इसमें बहुत सारे प्लांट के पॉलन ग्रेन को डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, लेकिन स्टिग्मा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो जैसा है वैसा रहेगा, है ना। जैसे इन केस अगर हम राइस में प्लांट की बात करें तो इसमें 0 से 6 डिग्री सेल्सियस पर रखने पे कोल्ड वाटर में इसका पॉलन ग्रेन जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है ना। इसी तरह से हम एल्कोहल ट्रीटमेंट, एल्कोहल ट्रीटमेंट में क्या होगा, पॉलन ग्रेन को या रिप्रोडक्टिव यूनिट को एल्कोहल में डिप्ट करने से भी पॉलन ग्रेन डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं या किल्ड हो जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है जो एल्कोहल हम लेंगे वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होने चाहिए, उसमें एल्कोहल की क्वांटिटी 57% के अप्रोक्स होनी चाहिए, है ना। अगर उसमें 57% एल्कोहल के आसपास है तभी वो सिर्फ पॉलन ग्रेन को किल करेगा। अदरवाइज अगर एल्कोहल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेते हैं तब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को भी डिस्ट्रॉयड कर देगा, उसको किल कर देगा, है ना। तो ये देखा आपने एल्कोहल ट्रीटमेंट। इसके बाद और भी हम ले सकते हैं सक्शन मेथड, है ना। सक्शन मेथड में क्या होता है, वैक्यूम के जैसा इसमें प्रेशर के थ्रू पॉलन ग्रेन को सक कर लिया जाता है ना। तो स्टिग्मा तो खैर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का पार्ट है, वो स्टाइल के साथ, मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, स्ट्रेंथ के साथ, तो वो सक नहीं होगा, लेकिन एक प्रेशर के साथ जब खींचा जाए तो पॉलन ग्रेन सख्त हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है इमैस्कुलेशन के, जिसके थ्रू हम फ्लावर से मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एक बार फिर से, सबसे पहले हमने देखा इमैस्कुलेशन के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट, दूसरा देखा कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, थर्ड देखा एल्कोहल ट्रीटमेंट, और फोर्थ देखा सक्शन मेथड, है ना। तो ये सारे मेथड हैं जिसके थ्रू हम इमैस्कुलेशन कर सकते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव यूनिट को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सिलेक्शन ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट को सिलेक्ट करेंगे वैसे प्लांट को जिसमें बेनिफिटेड कैरेक्टर हो, जो सुटेबल कैरेक्टर हो, या जो कैरेक्टर हम इंप्रूव करना चाहते हैं प्लांट के अंदर, है ना। इसके बाद क्या करना है, इमैस्कुलेशन मतलब रिप्रोडक्टिव यूनिट को रिमूव करना है। मैंने इसके लिए बहुत सारे तरीके बताए। इसके अलावा एक सिंपल मेथड भी है, कटिंग मेथड, जिससे आप इसको हटा सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद थर्ड आता है बैगिंग टेक्निक। अब बैगिंग टेक्निक में जैसे मान लीजिए आपने मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया, है ना, और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्लियर। तो कोई भी पॉलन ग्रेन इंसेक्ट ला करके इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर छोड़ सकता है,
तो ऐसा होने से आप जो कैरेक्टर इंप्रूव करना चाह रहे थे वो कैरेक्टर इंप्रूव ना हो करके कोई अबनॉर्मल कैरेक्टर या जो आपको जरूरत नहीं थी, हो सकता है उसी टाइप के प्लांट से वो पॉलन ग्रेन आकर के उसके ऊपर आ जाए, पॉलिनेशन हो जाए और सेम प्लांट डेवलप हो जाए। तो इसके बाद ये जरूरी है कि हम इस फ्लावर को पूरा पैक कर दें, है ना। तो इसके लिए टिश्यू पेपर या दूसरे पेपर से बने हुए बैग लाइक का स्ट्रक्चर आते हैं जिससे फ्लावर को कवर कर दिया जाता है ना। आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे जैसे BHU वगैरह में, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के टेक्निक स्टूडेंट के द्वारा इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है ना। उनको छोटा छोटा फील्ड का एरिया दे दिया जाता है, उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट आपने देखा सिलेक्शन ऑफ प्लांट, सेकेंड देखा इमैस्कुलेशन, थर्ड देखा बैगिंग टेक्निक। बैगिंग टेक्निक में क्या करना है, इमैस्कुलेशन के बाद उस रिप्रोडक्टिव यूनिट को कवर कर देना है ताकि कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन इस तक नहीं पहुंच सके, है ना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कलेक्शन ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन। जिस प्लांट से हमें पॉलन ग्रेन चाहिए, यानी कि जो अच्छे कैरेक्टर कंटेनिंग या जो कैरेक्टर हम इंप्रूव करना चाह रहे थे, उस कैरेक्टर कंटेनिंग प्लांट से पॉलन ग्रेन को क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, फोर्थ मेथड में क्या करना है, कलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर कलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको नजदीक से ला रहे हैं, आसपास के एरिया से ला रहे हैं, तब तो ये कलेक्ट करके डायरेक्ट आप स्टिग्मा पे स्प्रे कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम पीरियड से कलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए कि आपको USA से वीट का पॉलन ग्रेन लाना है ना, तो वहां से यहाँ तक लाते लाते क्या होगा, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। मतलब उसमें स्पर्म बनाने की या फर्टिलाइजेशन की या पॉलन ट्यूब फॉर्म करने की जो एबिलिटी है वो लैप्स कर जाएगी। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, तो आपको बताए थे पॉलन ग्रेन के केसेस में कि इसे लिक्विड नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेल्सियस पर रखने से ये क्या होता है, ये सेफ रहता है, इसको लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज में लाया जा सकता है ना। तो ये जरूरी है कि पॉलन ग्रेन कलेक्ट करने के बाद उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में डाल करके रखें ताकि वो सेफ रहे, उसकी वायबिलिटी बची रहे, वो डिस्ट्रॉयड ना हो, वो ड्राई ना हो, है ना। तो ये देखा आपने फोर्थ, कलेक्शन ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन। आपने वैसे प्लांट से पॉलन ग्रेन को कलेक्ट किया है जो कैरेक्टर आप नए प्लांट में इंप्रूव करना चाह रहे थे, है ना। इसके बाद है डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड प्लांट। अब क्या करना है, इसके बैग को हटा देना है, क्लियर। और हटाने के बाद क्या करना है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन को डस्ट कर देना है, क्लियर। डस्ट कर देना, ऐसा नहीं है कि एक एक स्टिग्मा को सिलेक्ट करके पकड़ के उसके ऊपर डस्ट कर देना है, ये कॉमनली डस्ट कर देनी है और डस्ट करने से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन पहुंच जाएगा, है ना। तो ये देखा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। ये आपके हाथ में नहीं है, ये खुद ही होगा, है ना। तो जैसे ही आप डस्ट करेंगे उसके बाद क्या होगा, आपको पता है वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, उस पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट रिलीज होंगे, मेल गैमेट फिर जाकर के वो ट्यूब अटैच होगा एम्ब्रियो सैक से और फिर वो पॉलन ट्यूब के थ्रू स्पर्म एम्ब्रियो सैक में जाएंगे और वो एक के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद सीड फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इस तरह से उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद टेस्टिंग ऑफ सीड, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, प्लांट में सीड बन गया, अब सीड को टेस्ट करना है, ये पता करना है कि आखिर इसमें किस तरह का कैरेक्टर डेवलप हुआ। सपोज मान लो कि हमने इस तरह की एक्टिविटीज की और जो कैरेक्टर को मानकर हमने एक्टिविटीज की वो कैरेक्टर की जगह कोई और कैरेक्टर डेवलप हो गया जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, है ना। तो फिर दोबारा इस तरह के प्रोसेसेस हमें यूज में लाने पड़ेंगे प्लांट को डेवलप करने के लिए, है ना। तो सीड बनने के बाद इसको क्या करते हैं, हम खेत में इसको लगा करके देखते हैं कि आखिर किस तरह का प्लांट डेवलप होता है। इसके बाद इतना ही मत समझिए एक लोकेशन पे नहीं, फिर ये जब ये टेस्टिंग हो गया कि प्लांट ठीक सही टाइप का डेवलप हो रहा है, इसके बाद अलग अलग एरिया में इसकी टेस्टिंग की जाती है, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में इसकी टेस्टिंग की जाती है ना। और ये टेस्टिंग करने के बाद अगर वो हर एक स्टेप में हमारे जरूरत के लायक होता है या फिर जो कैरेक्टर हम इम्प्रूव करना चाह रहे थे वो कैरेक्टर इसमें अवेलेबल है या डेवलप हो जाता है, तब ऐसे केसेस में हम इसका कॉमर्शियलाइजेशन करते हैं, यानी कि लार्ज स्केल पर इसका एल्डिंग करते हैं, इसकी खेती करते हैं, है ना। और इस तरह से हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को परफॉर्म करते हैं, है ना। तो ये सेकेंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।